हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अगर आप लगातार इस वीडियो में बने रहते हैं, हमारे क्लास में लगातार बने रहते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर विधेयक कब पारित किया गया। तो वस्तु एवं सेवा कर जिसे क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं। और जीएसटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, जीएसटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि विधेयक कब पारित किया गया। तो विधेयक पारित करने की बात करें तो 2016 में ये लोकसभा से भी पारित हुआ था, राज्यसभा से भी पारित हुआ था, और 2016 में ही राष्ट्रपति जी इस पे सिग्नेचर कर दिए थे। और अगर आपसे पूछे कि जीएसटी से संबंधित समिति का क्या नाम है, तो आप लोग बताएंगे विजय केलकर समिति। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी से संबंधित समिति का क्या नाम है, तो जीएसटी से संबंधित समिति का नाम है विजय केलकर समिति। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो इस जीएसटी को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया। तो जीएसटी में संविधान में जोड़ने के लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 किया गया। 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, इसको किया गया। और इसके तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। और इसके तहत ही संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा। जब भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो यानी कि उससे कोई अनुच्छेद जोड़ा जाता है, तो जीएसटी जो है 297 के ए में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी किस अनुच्छेद में, 297 के ए में है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था, अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले असम ने लागू किया था। कौन से राज्य, असम ने। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को ये असम ने लागू किया था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, विधेयक कब पारित हुआ, तो 2016 में पारित हुआ। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी से संबंधित समिति का क्या नाम है, समिति वगैरह बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। कौन सी समिति, विजय केलकर समिति। अगर आपसे पूछे जीएसटी का उल्लेख किस जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। और इसके तहत संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा, तो 297 का ए में जीएसटी आपका दिया गया है। और जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है असम। और जीएसटी को कब लागू किया, अगर आपसे पूछे तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया भारत में। तो इतनी चीजें जीएसटी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि लाल, हरा और नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल, हरा और नीला को मिलाने से सफेद रंग बनेगा। कौन सा रंग, सफेद रंग। और ये जो लाल, हरा और नीला रंग है, लाल, हरा और नीला रंग है, इसे कहा जाता है मूल रंग। हमारे ये आपसे पूछे कि मूल रंग कौन कौन से होते हैं, मूल रंग, तो ये लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला ये हमारे मूल रंग होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लाल, हरा, नीला ये मूल रंग होते हैं। अगर आपसे पूछे कुछ चीजों के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले अगर कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस की दृष्टि से। 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। अगर आपसे पूछे कि हमारी त्वचा का रंग निर्धारण किसके वजह से होता है, त्वचा का रंग किसकी वजह से निर्धारण होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है मेलानिन। क्या, मेलानिन उसके लिए जिम्मेदार होता है। इससे हमारे त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का रंग लाल होने का कारण है उसमें क्या चीज उपस्थित होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। अब अगर आपसे पूछे कि टमाटर क्यों लाल होते हैं, टमाटर लाल होता है, तो इसके मतलब
टमाटर लाल होता है और किस वर्णक की वजह से लाल होता है? तो इसमें लाइकोपीन पाया जाता है, इसके वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। क्या पाया जाता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगर आपसे पूछे कि हल्दी पीला क्यों होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस वर्णक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, तो उसका नाम है कुरकुमीन। क्या? कुरकुमीन के कारण हल्दी लाल होता है, ये इसका वर्णक है जिसकी वजह से इसमें कलर आते हैं। तो हल्दी पीला होता है कुरकुमीन वर्णक के कारण। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, लाल हरा और नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल हरा और नीला को अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो सफेद रंग का निर्माण होगा। लाल हरा नीला ये हमारे मूल रंग होते हैं जिससे सारे कलर बनते हैं। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो 7 बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि त्वचा का रंग निर्धारण मेलानिन करता है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा लाल वर्णक पाया जाता है, मतलब वर्णक पाया जाता है? तो लाइकोपीन पाया जाता है। रक्त का रंग लाल होने के कारण उसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित होता है जो कि सभी भागों में, सभी पार्ट में ऑक्सीजन का संचरण करता है। हल्दी का रंग पीला होता है कुरकुमीन के कारण, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से गैसों से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी ये 3 दिसंबर की घटना है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर जो कि 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश, भोपाल में, मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एमपी में ये घटना होती। और आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का स्राव हुआ था, अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्राव हुआ था। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और गैसों का नाम भी पूछा जाता है, डेट भी पूछा जाता है और किस जगह घटना हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जानी गई थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल, इसके शोक में हम लोग भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाते हैं 3 दिसंबर के दिन। 3 दिसंबर के दिन भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब कुछ गैसों के बारे में, जैसे आपसे पूछेगा एग्जाम में, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस जो होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसाने वाली जो गैस होती है उसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद इसका फार्मूला N2O होता है। N2O आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कैंसर के उपचार में कौन सा गैस काम करता है, कैंसर के उपचार में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो इसमें रेडान गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का? रेडान गैस का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी दिवस भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये मनाया जाता है 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। और भोपाल गैस त्रासदी दिवस 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। इसमें किस गैस का लीकेज हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे क्या बोलते हैं? MIC भी बोलते हैं, इसका रिसाव हुआ था। और हंसाने वाली गैस के बारे में बताएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका फार्मूला N2O होता है। अगर आपसे पूछे कैंसर के उपचार में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो रेडान गैस का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। तो ये थे हमारे प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जा करके इस क्लास का PDF पा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक पुस्तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना थी, किसने रचना की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और चाणक्य, कौटिल्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना करने वाले का नाम है चाणक्य। क्या नाम है उनका? चाणक्य। इन्हें ही विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। 3 नाम है इनके, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और इन्हें ही क्या बोलते हैं? इन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य। ठीक, तो इन्होंने किया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना। और ये कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके ये गुरु भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके दरबार में महामंत्री भी थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि महामंत्री के पद पे थे उनके दरबार में, और उनके चंद्रगुप्त
के गुरु भी थे। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, महामंत्री पद पे थे और गुरु के। अब अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तो ये संबंधित, अगर आपसे पूछे कि किस विषय से संबंधित है, यहाँ पे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि किसने लिखा, ये पूछा जाता है कि किस विषय से संबंधित है। तो ये है आपके अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है टोटल पुस्तक। अगर आपसे पूछे कि ये इस पुस्तक की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है संस्कृत, टोटल संस्कृत में लिखी गई है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर ये जो तो था किसे, ये अर्थशास्त्र नामक, ये अर्थ का मतलब होता है पैसा, लेकिन ये अर्थ से नहीं संबंधित था। ये पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित थी पूरी की पूरी। अगर अर्थशास्त्र के जनक पूछे, तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र हम कह रहे हैं, अर्थशास्त्र के जनक, यहाँ अर्थ का मतलब हो जाएगा पैसा। तो अर्थशास्त्र के अगर जनक पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या? एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक, जो पैसा वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाला, तो उसका जनक है कौन? एडम स्मिथ। जो अर्थशास्त्र है, हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसके जनक हो जाएंगे, उसके जनक है एडम स्मिथ। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये अलग चीज है। तो देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? चाणक्य किए थे, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहते थे। और बात करते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री पद पे थे उनके दरबार में, और उनके चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो पुस्तक लिखे थे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, चाणक्य जी, और ये किससे संबंधित था? राजनीति से संबंधित था। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे मुगलों के बारे में हम लोग देखेंगे, ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस यहाँ से हैं। तो देखिए, जो मुगल शासक थे वो चंगताई तुर्क थे। क्या थे? वो मध्यकालीन जो मुगल शासक थे वो चंगताई तुर्क थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन थे? ये चंगताई तुर्क थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा मुगलों के बारे में, उनका इतिहास देख लेते हैं। देखिए, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। और किसके बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? तो ये हुआ था आपके बाबर वर्सेस यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? बाबर की क्या हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, इसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर आगे चल के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है बाबर? आगे चल के बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तब आगे चल के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। फरगना मध्य एशिया में का एक कंट्री है, तो वहां पे इसका जन्म हुआ था, फरगना में। इसका फरगना मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? जहरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम है। ठीक, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। सॉरी, जहरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मध्य भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो ये चंगताई तुर्क थे। देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद क्या हुआ? इसने मुगल वंश की स्थापना भारत में की। मुगल वंश की स्थापना इसने बाबर ने भारत में की। और इसका जन्म फरगना में हुआ था बाबर का, और ये बचपन का नाम इसके जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद के, देखिए यहाँ पे पुस्तक के बारे में एक पूछ रहा है। पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पुस्तक किसने लिखा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं यहाँ से, पुस्तक से जो बनते हैं। और प्राचीन काल की जो पुस्तकें हैं वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। उसके बाद कुछ पुस्तक है हमारे पास, उसके लेखकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है उसको हेरोडोटस ने लिखा था। किसने? हेरोडोटस ने लिखा था। और हेरोडोटस को ही क्या बोलते हैं? इसे इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। तो ये भी सॉरी पिता लिखा जा रहा है,
इसे इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद तहकीक ए हिंद, ये एक पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तहकीक तहकीक ए हिंद, और ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये पुस्तक अल बरूनी ने लिखा था। किसने? तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक अल बरूनी ने लिखा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। अगर आपसे पूछे कि शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? शिरोमणि शिरोमणि एक पुस्तक है। उसके बाद शिरोमणि एंड लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिरोमणि और लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक तो भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भद्रबाहु। अगर आपसे पूछे मृच्छकटिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग ध्यान रखें कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं। ठीक, तो ये चीजें इतनी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, गीत गोविंद के लेखक पूछेंगे तो जयदेव हो जाएंगे। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस है हिस्टोरिका के लेखक, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का इसे पिता कहा जाता है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक अल बरूनी की है। तहकीक ए हिंद शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं, और मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं, और कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीयकरण के बारे में अभी हम लोग बात कर लेंगे। पहले देखिए, 3 बैंकों को मिला करके स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक बनाया गया, और उसमें से जो बैंक के थे वो कौन था? तो यहाँ पे देखिए, बी बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, यहाँ पे पहले स्थापना लिखेंगे। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। उसके बाद आप लोग बैंक ऑफ मुंबई को याद रखेंगे। बैंक ऑफ मुंबई या फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बोला जाता है इसको, बैंक ऑफ बॉम्बे आप लोग याद रखेंगे। इसका स्थापना 1940 में हुआ था। उसके बाद फिर इसमें मिला और फिर बैंक ऑफ मद्रास, कौन? बैंक ऑफ मद्रास, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1943 में। इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। कौन सा? इंपीरियल बैंक बनाया गया। इन तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में। फिर इस इंपीरियल बैंक को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण ठीक कब किया गया? तो 1 जुलाई, इसको 1 जुलाई 2000, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। ठीक, और इसका नाम बदल करके, इंपीरियल बैंक का फिर नाम बदल करके क्या लिख रखा? तो इसका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, इसका नाम बदल के यही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम पड़ा। ठीक, तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ भारतीय स्टेट बैंक का। ठीक, अगर आपसे पूछे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसबीआई बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। अब यहाँ पे एसबीआई का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि एसबीआई के वर्तमान हेड कौन है, तो इनका नाम है दिनेश खारा। क्या है? दिनेश खारा एसबीआई के वर्तमान हेड है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए, 1 जुलाई 1955 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले 3 बैंकों को आपस में मिलाया गया। बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1940 में, बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1943 में। इन तीनों को एक में मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, और इसको नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई कहते हैं। अब एसबीआई का वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, और इसके वर्तमान हेड कौन है? दिनेश खारा जी हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? या फिर सुप्रीम कोर्ट का पूछे यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, या फिर हाई कोर्ट का पूछे यानी कि उच्च न्यायालय, तो इसके जो न्यायाधीश होते हैं, इन दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उच्च न्यायालय के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछ ले
कि उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उच्च न्यायालय के जज, उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो ये 65 वर्ष तक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ दिलाने का काम वो करते हैं कौन, उसको शपथ जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वो लोग त्यागपत्र किसे देता है, कि त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे, उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देते हैं, तो चाहे उच्च न्यायालय हो और चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसके जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, हाई कोर्ट के जज, उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। और हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद फौज के पक्ष में किसने वकालत की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजाद हिंद फौज से, यहाँ पे आजाद हिंद फौज से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे ये आपके आधुनिक इतिहास से बनता है यहाँ से प्रश्न। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसने वकालत की थी, इस प्रश्न का जवाब लिख लेते हैं। तो उनका नाम था सर टीबी स्प्रू। इन्होंने क्या किया था, लाल किले में मुकदमा चला था आजाद हिंद फौज के खिलाफ, और उसमें इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज के सपोर्ट में वहां पे 3 लोगों के पक्ष में ये अपना वकालत किए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आजाद हिंद फौज को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी आजाद हिंद फौज को ही इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था। और आजाद हिंद फौज का अगर आपसे पूछे कहाँ पे गठन हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, टोक्यो जापान में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे, टोक्यो जापान में इसकी गठन हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था या फिर स्थापना किसने किया था, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना किया था। किसने, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस ने। फिर कहीं कहीं मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। तो देखिए, बात क्या थी, 1943 में क्या हुआ था, 1943 को इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस ने किसे सौंप दिया था, इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। इसका नेतृत्व 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो यहां पे लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा था। और ये जब इसका नेतृत्व संभाल रहे थे तो उस दौरान ये सिंगापुर का कमान संभाले थे। कहां पे, सिंगापुर में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं मिलता है 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ पे ये अंतर है थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे कि आजाद हिंद फौज के पक्ष में किसने वकालत की थी, तो वहां पे लाल किले में मुकदमा चला था आजाद हिंद फौज के खिलाफ, तो वहां पे सर टीबी स्प्रू ने यहाँ पे वकालत की थी। आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका गठन कब हुआ था, 1943 में जापान टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे, टोक्यो जापान में हुआ था। स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। और 1943 में इसका नेतृत्व किसे सौंप दिया था, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और ये सुभाष चंद्र बोस इसकी जो है इसकी जो कमान है वो सिंगापुर में संभाली थी। और ये कहा जाता है, उसके बाद यहीं पे दिल्ली चलो का नारा भी सिंगापुर में दिए थे सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व संभालते हुए। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, गलत लिखा गया।
चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विक्रमादित्य के दूसरा नाम इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमें, तो जानकारी इनके बारे में मिलती है महरौली अभिलेख से। कहाँ से? महरौली अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके बारे में जानकारी महरौली अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन से लोग रहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि इनके दरबार में कौन कौन से लोग रहते थे। तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके दरबार में फाहियान आया था। और फाहियान कौन था? तो इनके दरबार में फाहियान आया, ये विदेशी यात्री था और चीन से ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास भी रहते थे। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। इनके दरबार में एक चिकित्सक धनवंतरी रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कई बार एग्जाम में यूपी आयोग बहुत बार, यूपी पेट आयोग, यूपी ट्रिपल एससी आयोग बहुत बार पूछता है ये प्रश्न। धनवंतरी इनके दरबार में रहते थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद वराह मिहिर भी इनके दरबार में रहते थे। वराह मिहिर भी इनके दरबार में रहते थे। उसके बाद महाराजा धीराज भी इनके ही दरबार में रहते थे। यहाँ पे सारा चीज आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। महाराजा धीराज भी इनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आर्यभट्ट जिन्होंने क्या किया, किस चीज की खोज की थी? तो आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सौर सिद्धांत भी वगैरह वगैरह दिए थे। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगर आपसे पूछे कि महाराजा धीराज किसकी उपाधि थी? महाराजा किस गुप्त शासक की उपाधि महाराजा धीराज थी? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये महाराजा धीराज ये चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराजा धीराज। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी जो है ये महरौली के अभिलेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनके दरबार में कौन कौन से लोग रहते थे? तो कि फाहियान चीनी यात्री था, इनके दरबार में रहता था। सीयूकी नामक का किताब लिखा था। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, इनके दरबार में चिकित्सक रहते थे धनवंतरी। और फिर वाहमिहिर भी इसके दरबार में रहते थे। महाराजा धीराज सॉरी तो आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। और महाराजा धीराज किसकी उपाधि थी? तो महाराजा धीराज जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी। किसकी? चंद्रगुप्त यहाँ पे प्रथम की उपाधि थी। आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए घटनाएं, उनका कार्यक्रम कभी कभी क्या कर देता है, घटनाएं देके और उनका डेट दे देता है और उसको आपसे मिलान करना रहता है। तो देखिए हमारे पास घटनाएं कौन कौन सी, जैसे आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन चला था 7 अगस्त 1905। तो यहाँ पे आप लोग 1905 याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में चलाया था। अगर आपसे पूछे कि समाप्त कब हुआ था असहयोग आंदोलन, तो ये 1922 में समाप्त हुआ था। अब कुछ घटनाएं और, जैसे आपसे पूछ ले कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नमक तोड़ो कानून भी इसे बोलते हैं। तो ये चलाया था गांधी जी ने 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल ये घटना चली थी। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये घटना चली थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका कब है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चली थी। 8 अगस्त 1942 को, कहीं पे 9 अगस्त भी मिलता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये आया था 1946 को आया था। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे डेट आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए घटनाएं और उनका कालक्रम। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को,
और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, अब समाप्त कब किया था? 1922 में। चौरी चौरा कांड के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की ये चली थी। नमक कानून तोड़ो दांडी से साबरमती तक आश्रम तक ये यात्रा थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 की घटना है और कैबिनेट मिशन 1946 की घटना है। कैबिनेट मिशन कब की घटना है? 1946 की घटना है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इतनी चीजें। तो अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम प्लस दोनों याद रखेंगे, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ का है? तो ये दोनों केरल का है। कहाँ का? यहाँ पे नोट रखेंगे करेंगे, केरल का है। अब हमारे पास ये तो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। क्या है यहाँ का? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य हमारे पास कितनी है? हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथक, तो आप लोग या तो उत्तर प्रदेश बताएंगे या तो उत्तर भारत बताएंगे। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश दोनों ये चलता है, दोनों जगह। अगर आपसे पूछे कि वहां पे भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ पे? तमिलनाडु का है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है शास्त्रीय नृत्य, ठीक। अगर आपसे पूछे वहीं पे सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया, तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे असम का हो गया, अगर आपसे पूछे कि ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी, तो ये है आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। तो इस तरह से आप लोग 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे। देखिए, मोहिनी अट्टम और केरल, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल का है, 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास टोटल 8 हैं, ठीक। शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं? 8 हैं। अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय भाषा हमारे पास कितनी है, शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो शास्त्रीय भाषा हमारे पास 6 है। आगे अगर प्रश्न आता है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कथक कहाँ का? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का बताएंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य ये उड़ीसा का है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए? किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए? किस लड़ाई ने, यहाँ पे लिखना चाहिए था, किस लड़ाई ने, ठीक। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए? तो ये था, ये प्रश्न था, ठीक हमारा। तो अब इसके बारे में देखिए तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके हिस्ट्री से संबंधित है, और इस वीडियो को देखने से आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए कौन सा युद्ध जिम्मेदार था? तो तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध तो बेचारा मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध, तो अब तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पहले तराइन का प्रथम युद्ध। तो यहाँ पे तराइन के युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था? तो गोरी और फिर पृथ्वीराज चौहान के बीच में, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान और फिर गोरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? विजयी कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब तराइन का दूसरा वाला युद्ध होता है, तराइन का जब सेकंड युद्ध होता है, तो इसमें ये किसके बीच में हुआ था? तो ये भी गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? गोरी भैया क्या किए थे? ये इसमें विजयी हो गए थे, गोरी भैया बाजी जीत गए थे। और ये क्या किया था? फिर जाकर के इसने क्या किया था?
इस वजह से ये युद्ध इसके लिए बहुत ही निर्णायक होता है और ये दिल्ली क्षेत्र का रास्ता मोहम्मद गोरी के लिए खोल देता है। ठीक, तो ये अब इनका वर्चस्व दिल्ली पे हो जाता है मोहम्मद गोरी का। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था, यहाँ पे एक प्रश्न और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गोरी का वंश पूछे तो आप लोग बताएंगे कि ये संसवनी वंश का था। किस वंश का? संसवनी वंश का था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संसवनी वंश का ये था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए? तराइन का द्वितीय युद्ध इसके लिए निर्णायक युद्ध होता है, 1992 में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? इसने दिल्ली के लिए, मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र का रास्ता खोल दिया था। देखिए, तराइन का पहला युद्ध 1991 में हुआ। ये हुआ था गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पटक पटक के मारा था इस युद्ध में। तो इस वजह से गोरी का इसमें कुछ नहीं हुआ, वो केवल बेचारा मार खा के रह गया। और तराइन का दूसरा जब युद्ध हुआ था तो गोरी और फिर पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को मात दे दिया कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक, और ये विजयी हो गया। और इसके लिए क्या हुआ? दिल्ली क्षेत्र, इसके लिए मतलब इस युद्ध के दौरान दिल्ली क्षेत्र का रास्ता उसके लिए खुल गया। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था, तो ये संसवनी वंश का था मोहम्मद गोरी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट, गुप्त स्थापत्य कला, ओहो गुप्त को देखे ही नहीं हम। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो गुप्त स्थापत्य कला का अगर आपसे पूछे कि सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो वो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्त कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। तो यहाँ पे गुप्ता काल के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अब गुप्ता काल के बारे में क्या हम लोग देखेंगे, जैसे आपसे पूछे कि सर्वाधिक गुप्त काल के लोगों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। ये सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं आपसे पूछे कि जारी किसने किया था, तो गुप्त काल के लोगों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था गुप्त काल से। मंदिरों का निर्माण किस काल से शुरू हुआ था? तो गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दशमलव पद्धति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, दशमलव पद्धति कहाँ से शुरू हुई थी, तो दशमलव पद्धति की भी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? गुप्त काल के गुप्त वंश से मानी जाती है। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रश्न तो ये आप लोग ध्यान ही रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, जिसे नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी कहते हैं, नालंदा जिला बिहार में है, तो इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने कराया था। अगर आपसे पूछे कि गुप्त शासक के दौरान, किस गुप्त शासक के दौरान हुड़ों का आक्रमण हुआ था, हुड़ों का आक्रमण अगर आपसे पूछ ले किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था, तो हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ। किसके? स्कंद गुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट नमूना जो गुप्त वंश का है, एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये गुप्त शासक का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ठीक, क्या नमूना? हाँ। अब गुप्त काल के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। काल, कलुआ नहीं है, काल है। तो देखिए, गुप्त काल के लोगों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। क्या किया इन्होंने? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। उसके बाद मंदिर निर्माण की इन्होंने शुरू किया, मंदिर निर्माण पद्धति की शुरुआत की। उसके बाद दशमलव पद्धति भी इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद हुड़ों का आक्रमण, ये स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। गुप्त वंश का शासक था स्कंद गुप्त, इसके समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ। उसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे ग्रहों के बारे में प्रश्न आ गया है। अब ग्रहों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं सारे के पकड़ के यहाँ पे लाएंगे क्लास में। तो देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो सूर्य से सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है? देखिए, सबसे नजदीक सूर्य के बुध है। ठीक, उससे दूर है शुक्र, यहाँ पे शुक्र ग्रह है। उसके बाद है पृथ्वी। ठीक, उसके बाद पृथ्वी ग्रह है। फिर उसके बाद है मंगल ग्रह। ठीक, ये है इससे बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह। अब हम लोग चलते हैं अपने सौर मंडल में। सौर मंडल में हम लोग चलते हैं और वहां पे ग्रहों को देखते हैं। तो देखिए, सौर मंडल की बात करें, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सौर मंडल में चलते हैं।
वहां पे ग्रहों को देखते हैं। सौर मंडल का अगर आपसे पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है भैया बुध। तो यहाँ पे बुध हम लिख दे रहे हैं क्या, तो ये बुध बुध नहीं है, बुध है। ठीक, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बुध ग्रह है। ठीक, बुध नहीं है, बुध है। ठीक, उसको बुध मत बनाइए। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछ ले सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो सौरमंडल में लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक, सौरमंडल में लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। सौरमंडल में अगर आपसे पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, जो कि सबसे शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट भी ग्रह है और सबसे चमकीला भी ग्रह है। भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे दूरी पे है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है, सौरमंडल के किस ग्रह पे सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, कि मतलब ये कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है और सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह क्यों सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है, सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है, ये गुस्से वाला ग्रह नहीं है। कई कई लोग होते हैं गुस्सैले बहुत होते हैं, वो जरे जरे से बात पे, थोड़े थोड़े से बात पे बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी हंसने खेलने लगते हैं, तो ये इस तरह का है। तो क्या होता है कि ये सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इस वजह से दिन में इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात के समय ये बेचारा ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से ये सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, मतलब कि इसमें तापों का अंतर सबसे ज्यादा पाया जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, सबसे निकट बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है। ठीक, अब पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सौर मंडल के बारे में देखते हैं, पेन का कलर पहले चेंज करेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, सौरमंडल का गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। उसके बाद सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है, बुध पे पाया जाता है सर्वाधिक तापांतर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, ताकि वो लोग भी वीडियो को देखें और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। जीके जीएस तैयार करके जाएं, खोपड़ी पेपर की फोड़ के आएं और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पे जाके आप पीडीएफ पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मिरिस्टल नामक हवा, यहाँ देखिए हवा बयार भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये कहाँ पे चलती है, तो ये चलती है फ्रांस में। मिरिस्टल नामक हवा ये चलती है फ्रांस में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ हवाओं के बारे में देख लीजिए, क्योंकि आयोग का मूड कभी भी घूम जाता है, पेपर कठिन बना देता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी तैयारी करके चलेंगे। तो देखिए एग्जाम देने पूरी तैयारी करके चलेंगे। तो देखिए लू और नॉरवेस्टर नामक हवा आपसे पूछ ले कि कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे चलती है, क्योंकि विभिन्न देशों में चलने वाली हवाएं भी पूछी जाती हैं। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हवा है उसको लाए हैं इस क्लास में। ठीक, तो आप लोग आराम से बैठिएगा। तो देखिए लू और नॉरवेस्टर, तो ये चलती है उत्तर भारत में। और ये लू कहाँ पे चलती है, ये एक बार पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। पेट का हाल इस समय आप लोग देखे ही हैं। अगर आपसे पूछे कि यामो कहाँ पे चलती है, तो यामो ये जापान में चलने वाली हवा है। ये यामो जापान में चलने वाली हवा है। अगर आपसे पूछे कि खमसीन हवा कहाँ पे चलती है, तो खमसीन हवा ये मिस्र में चलती है। कहाँ पे, ये मिस्र में चलने वाली हवा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र में। अगर आपसे पूछे कि सिरोको हवा कहाँ पे चलती है, सिरोको हवा, तो सिरोको हवा ये सहारा मरुस्थल में चलती है। सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, तो यहाँ पे चलती है ये हवा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सिमूम हवा कहाँ पे चलती है, तो सिमूम नामक हवा ये अरब प्रायद्वीप में चलती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब मरुस्थल में चलती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले, जगह नहीं मिल रहा है क्या,
अगर आपसे पूछ ले कि फ्राइजेम नामक हवा कहाँ पे चलती है, फ्राइजेम नामक, देखिए कौन सी घास कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी हवा कहाँ पे चलती है, कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है, ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं ये सब चीजें आपकी तैयार रहें और आपको याद भी ना करना पड़े, क्योंकि इस क्लास में बार बार ये सब प्रश्न आते हैं तो ये चीजें हम याद करवा देते हैं। तो ये ब्राजील में चलती है तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो देखिए मिस्टल नामक हवा किस देश में चलती है, तो फ्रांस में चलती है। अगर आपसे पूछे कि लू और नॉर्वेस्टर नामक हवा कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे चलती है, तो ये उत्तर भारत में चलने वाली हवा है। यामो नामक हवा कहाँ पे चलती है, तो ये जापान में चलती है। खमसिन हवा कहाँ पे चलती है, तो खमसिन हवा ये मिस्र देश में चलती है, नील नदी का वरदान कहते हैं। सिरोका नामक हवा कहाँ पे चलती है, तो सिरोको नामक हवा, यहाँ पे को लगाएंगे, ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा है। सिमूम हवा ये अरब मरुस्थल में चलती है, सिमूम हवा ये अरब मरुस्थल में चलती है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अपने क्लास में प्रति चक्रवात आया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न चक्रवात से जितने बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लोयस का निर्माण आया, यहाँ पे कुछ लोयस पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न, ये वीडियो जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके जीएस की दृष्टि से। अगर आप इसका विशेषता नहीं जानते इस क्लास की तो वो आपकी कमी है। तो देखिए प्रति चक्रवात के बारे में, तो जब प्रति चक्रवात आने वाला रहता है तो उसकी एक विशेषता है कि उस समय आकाश क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसकी स्वच्छ आकाश उसकी विशेषता है। वैसे आकाश मेरा भी नाम है, तो इसका विशेषता है स्वच्छ आकाश। ठीक, अब चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में देखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम मतलब जब हमारे क्लास में किसी भी टॉपिक से प्रश्न आता है तो वहां पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चक्रवात भी देखेंगे और प्रति चक्रवात भी देखेंगे। तो हम लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, प्रति चक्रवात के बारे में भी देखेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात। ओ नो बोट, चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में देखेंगे। तो देखिए चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर होता है। तो जो चक्रवात होता है ना, इसमें वायु दाब का खेल होता है। क्या होता है, वायु दाब का खेल होता है, चाहे चक्रवात हो चाहे प्रति चक्रवात हो। क्या खेल होता है, तो जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है। अब जबकि परिधि में क्या होता है, परिधि में हाई प्रेशर होता है। ठीक, तो ये अंतर होता है चक्रवात और प्रति चक्रवात में। जबकि प्रति चक्रवात में क्या करें, उसमें जो वायु दाब की जो कंडीशन होता है, वायु दाब, वो प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में हाई प्रेशर होता है, केंद्र में हाई प्रेशर। और जबकि परिधि में क्या होता है, प्रति चक्रवात में, इसके परिधि में लो प्रेशर होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसमें अंतर होता है। अब ये यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रति चक्रवात में परिधि में लो प्रेशर होता है। यहाँ पे एक चक्रवात की दिशा से प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो देखिए चक्रवात की दिशा की बात करें तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध से इसका संबंध होता है। उत्तरी गोलार्ध ऐसे लिखा जाएगा ना, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये वामावर्त होता है। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात की जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होता है। मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ये है आपका वामावर्त है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये इसका गति क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी कि ये घूमेगा ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक, ऐसे 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 ऐसे। तो ये होता है केंद्र, तो ये होता है केंद्र, और ये होते हैं इसके परिधि। तो परिधि में और केंद्र में ये लो प्रेशर का काम होता है। जबकि हमने बताया आपको कि प्रति चक्रवात की विशेषता, तो इस समय स्वच्छ आकाश होता है। और चक्रवात क्या होता है, तो इसमें वायुदाब का जो कंडीशन होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है और परिधि पे हाई प्रेशर होता है चक्रवात में। जबकि प्रति चक्रवात में क्या कंडीशन होता है, इसमें वायुदाब का तो केंद्र में हाई प्रेशर होता है और परिधि पे लो प्रेशर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चक्रवात की दिशा क्या होती है, पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आई है तो उसकी दिशा क्या होगी। तो जब भी चक्रवात उत्तरी दिशा में है तो उसकी दिशा वामावर्त होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जब चक्रवात आएगा तो उसका दिशा दक्षिणावर्त होगी। लोयस का निर्माण किससे होता है, तो देखिए लोयस का जो निर्माण है वो पवनकृत है, पवनकृत है।
ये पवन से बनता है। पवनकृत का मतलब क्या होता है? पवनकृत, ये पवन से बनता है, ठीक। हवा मतलब हवा की वजह से लोयस पठार का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि लोयस क्या होता है, लोयस का निर्माण कैसे होता है, तो पवनों के द्वारा या हवाओं के द्वारा रेत को बहा करके और धूल कण को बहा करके धूल कण को बहा करके एक जगह उसका जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है, लोयस पठार का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि लोयस पठार कहाँ पे पाए जाते हैं, लोयस पठार के लिए कौन सा एरिया फेमस है, तो लोयस पठार चीन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लोयस पठार कहाँ पे पाए जाते हैं, तो चीन में ये देखने के लिए मिलते हैं। अब कुछ आकृति अगर आपसे पूछ ले, जैसे आपसे पूछे कि गारा नामक आकृति किससे बनती है, या फिर छत्रक शिला नामक आकृति कैसे बनती है, या फिर आपसे पूछ ले कि बरखान नामक आकृति किससे बनती है, तो ये सारे की सारी आकृतियां ये पवन के द्वारा बनती है। किस द्वारा? पवन के द्वारा बनती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से कि लोयस का निर्माण किससे होता है, तो ये पवनकृत है, पवन से इसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण रेत और धूल कण से होता है, रेत और धूल कण के जमाव से होता है। अब लोयस पठार के बारे में कुछ चीजें जान रखेंगे, जैसे चीन में क्या होता है, लोयस पठार पाए जाते हैं। और गारा जो स्थलाकृति है, छत्रक स्थला आकृति है, या फिर बरखान नामक स्थलाकृति है, इन सब का निर्माण पवनों के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि वस्तुओं से संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित आयोग है। तो इसमें बहुत अनुस्वर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे वही देख रहे हैं। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएसपी बोलते हैं। तो इसके निर्धारण के लिए कौन सा आयोग संबंधित है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारण करता है, कृषि व लागत आयोग निर्धारण करता है। कृषि लागत व मूल्य आयोग निर्धारित करता है। कृषि लागत व मूल्य आयोग निर्धारित करता है, ठीक। ये यहाँ पे एमएसपी निर्धारित करता है, ठीक, किसानों के लिए। अब कृषि लागत व मूल्य आयोग का ये तो वर्तमान समय नाम है, और पहले इसको किस नाम से जानते थे, कृषि लागत व मूल्य आयोग को, तो पहले इसे कृषि मूल्य आयोग कहते थे। क्या कहते हैं? पहले इसे कृषि मूल्य आयोग इसे कहते थे, ठीक। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कृषि लागत व मूल्य आयोग की, अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि इसका कार्यालय कहाँ पे है, कार्यालय, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, मतलब कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है, तो कृषि व लागत मूल्य आयोग से संबंधित है। और इसका पहले नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग इसका पहले नाम था। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कार्यालय इसका कहाँ पे है, आप लोग बताएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इकोनॉमी से आ गया है, और ये वाला प्रश्न भी इकोनॉमी से संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्लास से आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 1951 से 1956 तक। कब तक चली थी? 1951 से 5 साल तक चलती थी, इसी वजह से इसका नाम पंचवर्षीय योजना पड़ा हुआ है। और ये 1951 से 1956। अगर आपसे पूछे कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये दिल्ली से शुरू हुआ था। कहाँ से? दिल्ली से ये शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना का बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हेराल्ड डोमर मॉडल जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, ये किस देश से लिया गया था, तो ये सोवियत संघ से लिया गया था। कहां से? सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर आपसे पूछे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी, तो कृषि पे इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पे सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें, सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो अगर आपसे पूछे कि इसका मॉडल क्या है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। किस पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पे था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक। तो यहाँ पे मॉडल वगैरह से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। टाइमिंग मॉडल, ये सारे प्रश्न किस देश से लिया गया है, किस में प्राथमिकता थी, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए
प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक चली थी और दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें मॉडल क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। और ये इसमें प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना पे, तो इसमें प्राथमिकता कृषि पे दी गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया था, तो सोवियत संघ से लिया गया था। और सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसमें मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक, ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो अन्नपूर्णा जो योजना थी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे खाद्यान्नों के वितरण के लिए 2 अक्टूबर सन 2000 को ये शुरू हुई थी। अब सन 2000 अन्नपूर्णा योजना, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अन्न से संबंधित है, यानी कि खाद्यान्नों का वितरण से संबंधित है। सन 2000 में कुछ योजनाएं शुरू हुई थी। जैसे आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। उसके बाद जनश्री बीमा योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो वो भी आपके 2000 में हुई थी। जनश्री बीमा, यहाँ पे श्री 2 बार लिखा गया है, आप लोग उसको मैनेज थोड़ा सा कर लेंगे लिखने में क्योंकि दिक्कत हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंत्योदय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो अंत्योदय अन्न से संबंधित ये भी योजना थी और इसकी योजना की भी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। तो ये थी आपके कुछ योजना। अगर आपसे पूछे कि 1988-89 में कौन सी योजनाओं की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे 2 योजना आप लोग ध्यान रखेंगे। जवाहर रोजगार योजना इससे यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके बाद नेहरू रोजगार योजना, ये 2 योजना शुरू हुई थी। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। और बात करते हैं 2000 में और कुछ कौन कौन सी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जनश्री बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 1988-89 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी और नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये दोनों योजनाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न छप सकते हैं। ये तीनों का तीनों प्रश्न आपके पॉलिटी से है, पॉलिटी से संबंधित है। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पुलिस एग्जाम के लिए। तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है ये इंपॉर्टेंट तो है ही और ये मूल अधिकार बना दिया गया है। और ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा, तो शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद नंबर 21 का ए है। कितने, अनुच्छेद नंबर 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार, जो कि वर्तमान समय में मूल अधिकार बना दिया गया। और इसे मूल अधिकार बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इस संशोधन के दौरान 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके दौरान संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जो शिक्षा का अधिकार है, हाँ, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपसे पूछे कि ये किससे संबंधित है, ये संबंध किससे रखता है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। 11वां मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो वो 11वां मौलिक 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, मतलब मूल कर्तव्य को, और जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और जिसमें से 11वां मौलिक कर्तव्य इससे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि शिक्षा पहले किस सूची का विषय था, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। किस सूची का विषय था, शिक्षा पहले राज्य सूची में आता था। और वर्तमान समय में अब शिक्षा किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में, समवर्ती सूची में आता है। और ये पूछा जाता है कि इसे किस संशोधन के द्वारा किया गया, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, तो अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार
ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वर्तमान समय मूल अधिकार है। संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय होता था, अब वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जुड़ा? तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के ही तहत जोड़ा गया था। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी शिक्षा से है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति का शपथ ये किस अनुच्छेद में है, ये भी अगर आपसे पूछे तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। अगर आपसे पूछे कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ये मुख्य न्यायाधीश अगर आया नहीं है, अनुपस्थित हो, तब उस दौरान राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश ये अनुपस्थित हो तो शपथ कौन दिलाएगा? तो इसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये अभी हमने आपको बताया, शपथ तो दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश, लेकिन त्याग पत्र अगर आपसे पूछे तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे? उप राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ चीजें, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद, तो 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, पद्धति 55 में है। अगर आपसे पूछे कि कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 56 में दिया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कि ये 5 साल तक अपने पद पे रहेंगे, काम करेंगे 5 साल तक। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है महाभियोग लगाने से पहले। और महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर अनुपस्थित है मुख्य न्यायाधीश तो वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। शपथ तो ले लिए, त्यागपत्र देना हो तब किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देंगे। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में है, जो कि 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 में। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है और महाभियोग का जो प्लान है ये अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में संपत्ति अधिकार है, तो वर्तमान समय में यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे संपत्ति ये हमारा कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार है संपत्ति। कानूनी अधिकार या फिर ऑप्शन में मिल सकता है संपत्ति विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पहले संपत्ति कौन सा अधिकार था? पहले जो संपत्ति था ये हमारे मौलिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था और मौलिक अधिकार है तो ये किसी न किसी अनुच्छेद में रखा गया होगा, तो अनुच्छेद नंबर 31 में ये रखा गया था। और अब क्या कर दिया गया? शिक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया। कौन अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, या फिर इसे विधिक अधिकार भी बोलते हैं, इसे बना दिया गया है। और इसे अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है। और इसके तहत संविधान में कौन सा संशोधन किया गया कि संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार में लाया गया? किस संविधान के संशोधन के तहत? तो इसके लिए हुआ था 76वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 76वां संविधान संशोधन। 78वां, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? मौलिक अधिकार को शिक्षा कानूनी अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसे निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। संपत्ति का अधिकार है तो कानूनी अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था और इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था।
अब इसे बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 300 के ए में रखा गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो देखिए अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग तीनों आप लोग यहाँ पे देखिएंगे। तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395 और अब यहाँ पे देख लेंगे कंडीशन क्या है। और अभी भी अनुच्छेद है 395, ठीक, अभी भी अनुच्छेद है 395। सब आर्टिकल कुछ जुड़ी हुई हैं लेकिन मूल मतलब जो अनुच्छेद है वो 395 है। अगर आपसे पूछे कि अनुसूचियां कितनी है वर्तमान समय में, तो अनुसूचियां की संख्या भी यहाँ पे अनुसूचियां मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, ठीक, और वर्तमान समय में अनुसूचियां हो गई हैं 12। अभी हम लोग देखते हैं कब कौन सी अनुसूची जुड़ी। भाग पहले 22 थी, वर्तमान समय में भी 22 भाग है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं कि ये अनुसूची 8 से 12 कैसे हो गई। अनुसूची 8 से 12 कैसे हो गई। तो देखिए पहला संविधान संशोधन हुआ था जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं 8 अनुसूची थी, 12 अनुसूची कैसे हुई? 9वीं अनुसूची जुड़ी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए पहला संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1951 में हुआ था हमारा पहला संविधान संशोधन, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये भूमि सुधार से था। किससे? भूमि सुधार से संबंधित था। यहाँ पे देखते चलेंगे। उसके बाद 10वीं अनुसूची कब जुड़ी गई? तो इसके लिए हुआ था 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? ये दल बदल कानून था, दल बदल से संबंधित था। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? तो इसके लिए हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। और ये किससे संबंधित था? पंचायत से संबंधित था। किससे? पंचायत से संबंधित था। इसमें काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। और ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार देखिए मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 395, अभी भी 395 कुछ सब आर्टिकल वगैरह जुड़े हैं। और अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भाग पहले 22 थी, कुछ ऐड किए गए हैं, लेकिन मूल भाग कितने हैं? 22 हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसके लिए संविधान में पहला संशोधन किया गया था जो कि भूमि सुधार से था। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका से संबंधित है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड एरिया ऑफ डार्कनेस ये वीएस न्यायपाल की पुस्तिका है। वीएस न्यायपाल की ये पुस्तक है। और ये इनकी यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब यात्रा के दौरान वो लिखे थे, इसे बोलते हैं यात्रा वृतांत। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वीएस न्यायपाल की पुस्तिका है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पे अब बायोलॉजी से प्रश्न आया है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे मूत्र से संबंधित प्रश्न है वो हम लोग पूरा देखेंगे। तो मूत्र का पीला रंग, तो अभी रंग के बारे में हमने बताया, तो ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब मूत्र से संबंधित प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि मूत्र का निर्माण मानव शरीर में कहाँ से होता है, तो मूत्र का निर्माण वृक्क से होता है। कहाँ से? वृक्क, जिसे बोलते हैं किडनी से मूत्र का निर्माण होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मूत्र में दुर्गंध किसके वजह से आता है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। तो मूत्र में दुर्गंध आपसे पूछ ले कि किसके वजह से आता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, तो ये यूरिया के कारण आता है। ये प्रश्न जो है वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से जरूर प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मूत्र से उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो मूत्र से उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, कौन सा पदार्थ होता है, तो उसमें विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मूत्र से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर में प्रतिदिन कितने
प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का निर्माण होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का निर्माण, तो 1 या 2 लीटर मूत्र का निर्माण, जितनी ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा मूत्र का निर्माण होगा, लेकिन लगभग नॉर्मल तौर पे 1 या 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का अगर पीएच मान पूछ ले कितना होता है, तो ये होता है 6 मूत्र का पीएच मान। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। इससे संबंधित प्रश्न क्या होगा, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, विक्र या फिर किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में दुर्गंध किसकी वजह से आता है, तो यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है। मूत्र से उत्सर्जित पदार्थ कौन सा आता है, तो विटामिन सी के कारण, विटामिन सी मूत्र से उत्सर्जित होता है। मूत्र का मतलब प्रति लीटर मानव के शरीर में कितने मूत्र का निर्माण होता है, तो 1 या 2 लीटर। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है मूत्र का पीएच मान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बादल फटने का अर्थ क्या है, तो बादल फटने का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ वर्षा, भारी तूफान के साथ भारी वर्षा। ये थोड़ी ना कि बादल फट गया, अब अंतरिक्ष वगैरह दिखाई दे रहा है उसी में से, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। तो भारी तूफान के साथ भारी बरसात, ये होता है बादल फटने का मतलब। इसका मतलब नहीं कि बादल फट गया अब उसमें से भगवान दिखाई देंगे, दुर्गा माता, काली माता सब दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब बादल के बारे में कुछ, जैसे एक पैमाना होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बादलों की दिशा और गति किससे मापते हैं। बादलों की दिशा, ये हम और भी प्रश्न पहले बता चुके हैं। बादलों की दिशा और गति किस यंत्र से मापते हैं, तो इसको मापने का यंत्र है नेफोमीटर। नेफोमीटर से मापते हैं बादलों की दिशा और गति। और बादल तैरते भी रहते हैं आसमान में, आप लोग देखते हैं बादल तैरते हुए होते हैं। क्यों बादल तैरते हैं, तो ये बादल तैरने का कारण है कि बादल का निम्न घनत्व होता है। क्या, इनका घनत्व निम्न होता है, इस वजह से बादल आसमान में तैरते रहते हैं, जिसके वजह से कभी छांव कभी धूप होता है, बादलों के कारण ही होता है वो। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग बताएंगे कि वायु दाब में जिसको बैरोमीटर से मापा जाता है, वायु दाब में अचानक कमी आ जाए, अचानक कमी आ जाता है, तो ये किस चीज का संकेत होता है, तो ये तूफानी मौसम का संकेत होता है। किस तूफानी मौसम का संकेत होता है वायु बैरोमीटर में अचानक कमी। अगर आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा होने का कारण क्या होता है, सर्दियों में वर्षा होने का कारण, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्दियों में वर्षा होने का कारण क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होता है। किस विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होता है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बादल फटने का क्या अर्थ होगा, कि भारी तूफान के साथ भारी बरसात, ये बादल फटने का अर्थ हुआ। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बादलों की दिशा और गति को मापते हैं, तो नेफोमीटर से मापते हैं। ठीक, अगर बादल तैरते हुए क्यों रहते हैं, तो ये निम्न घनत्व होता है बादलों का, इस वजह से तैरते रहते हैं, जैसे आप लोग टहलते रहते हैं इधर उधर। वायु दाब में अचानक कमी तूफानी मौसम का होता है संकेत। वायु दाब किससे मापते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे बैरोमीटर से मापते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ रचनाओं के बारे में, तो यहाँ पे मधुशाला, ओ नो, तो यहाँ पे देखिए रचनाओं के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले कि मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। कालिदास भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गोदान किसकी रचना है, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। अगर आपसे पूछे कि रजत रंगिनी किसकी रचना है, रजत रंगिनी किसकी रचना है, तो रजत रंगिनी जो है वो कल्हड़ की रचना है। किसकी, कल्हड़ की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत, हाँ, तो ये किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बीजक पूछ ले, बीजक तो ये वो कबीरदास की है। बीजक किसकी रचना है, तो ये कबीरदास की रचना है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कि मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, हिंदी के यहाँ पे टोटल बुक है। मेघदूत कालिदास की रचना है, गोदान प्रेमचंद की रचना है, क्योंकि जीएस में भी पूछा जाता है कि किसकी रचना कौन सी है। रजत रंगिनी कल्हड़ की रचना है, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बीजक नामक रचना कबीरदास की है। तो इतनी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित है और ओलंपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए, तो ओलंपिक का सर्वप्रथम आयोजन एथेंस में हुआ था। कहाँ पे? एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1896 में एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और ओलंपिक खेल में अगर आपसे पूछे कि मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई, मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की शुरुआत ये हुई थी आपके 1928 से। 1928 से ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेल के जो ध्वज होते हैं उसमें 5 छल्ले लगे होते हैं। ओलंपिक खेल में जो ध्वज होते हैं उसमें 5 छल्ले लगे होते हैं और इन छल्लों का रंग भी पूछा जाता है। ये किसके प्रतीक होते हैं? 5 छल्ले तो ये 5 महाद्वीप के प्रतीक होते हैं। 5 महाद्वीप के प्रतीक होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये 5 महाद्वीपों को संकेत करते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे, ये 5 महाद्वीप के संकेत तो करते हैं, लेकिन ये पांचों छल्ले का रंग क्या क्या होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रंग लाल, काला, हरा, पीला, लाल, काला, हरा, पीला, नीला। तो ये इसके 5 रंग होते हैं। ठीक, लाल, काला, हरा, पीला, नीला, इसका 5 रंग होता है। अलग अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पे होता है, तो 4 वर्ष पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन एथेंस से हुआ था 1896 में। अगर ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत तो 1928 से हुई थी। 1928 से ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत। और ओलंपिक छल्ले में 5 महाद्वीप को संकेत करते हैं और इनका रंग कौन कौन सा होता है एग्जाम में पूछा जाता है। लाल, काला, हरा, नीला, पीला इसका रंग होता है। और ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष पे होता है। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नहीं, अभी नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी इसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए टाइम बहुत कम है और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।